मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब पूर्ण स्वस्थ होंगे। मैं सुनीता तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपको कक्षा 5वीं में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। यह संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है, जिसके कारण सभी लोग बहुत परेशान हैं। आपको समय समय पर टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में ही रहें। यदि बहुत आवश्यक है तभी आप बाहर निकलते समय आप चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। ऐसा हमें निर्देश दिए जा रहे हैं और हमें इनका पालन करना अति आवश्यक है। तो बच्चों, इसके कारण आप शाला नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आपको समय समय पर शिक्षण सामग्री भेज रहे हैं और आप उसके द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, जैसे कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप कक्षा 4 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 5वीं में पहुँच गए हैं। अब हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कक्षा 4 में हमने विशेषण को पढ़ा था। विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलिए हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है क्योंकि यह कुत्ते की विशेषता बता रहा है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष है क्योंकि कुत्ता संज्ञा शब्द है और इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो बच्चों, आप इस परिभाषा को समझ गए। चलिए हम चलते हैं विशेषण के भेद पर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। यदि प्रश्न किया जाए बगीचे में कैसे फूल हैं, तो उत्तर मिलता है सुंदर। सुंदर फूलों की विशेषता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में देखिए, आसमान नीला है। आसमान नीला है में नीला शब्द आसमान की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब हम आते हैं दूसरे विशेषण पर, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें संख्या का प्रयोग होता है। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखा आपने, संख्या का बोध। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब हम प्रश्न करते हैं कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। उत्तर मिलता है 40। 40 शब्द संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार रोहन 4 अंडे खाता है। प्रश्न किया कितने अंडे खाता है, गिनती आई आपके पास 4। 4 संख्यावाचक विशेषण है। अब हम अगले स्तर देखेंगे, परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है
उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। नापतोल बच्चों हम कैसे करते हैं? तराजू से। किस चीज से करते हैं? तराजू से करते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। इस वाक्य में 2 मीटर परिमाण बोधक विशेषण है। उसने 2 किलो सेब खरीदा। उसने कितने सेब खरीदे? उत्तर मिलता है 2 किलो। 2 किलो हमारा परिमाण बोधक विशेषण है। अगले विशेषण पे आएंगे सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है और वह क्या बताता है? संज्ञा की विशेषता। तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। इसमें आदमी जो है वह संज्ञा शब्द है और उसकी कौन सा आदमी? वह आदमी। वह जो है वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। कौन आया है? इस वाक्य में कौन सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों आपने सार्वनामिक विशेषण देखा। अब हम आगे देखते हैं हमारी कक्षा 5वीं की वाटिका पुस्तक की पाठ 1 2 दीप कविता। इस कविता में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीप कहा। तो इस कविता में हम देखेंगे कवि ने हमें 2 दीपों से परिचय कराया। एक सूरज रूपी दीपक और दूसरा शिक्षा रूपी दीपक। अब मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है दीपक मिट्टी से बनाया जाता है और उसके बाद हम उसमें तेल डालते हैं और बाती डालते हैं और उसे प्रज्वलित करते हैं, तब वह हमें रोशनी देता है। परंतु इस कविता में कवि ने सूरज रूपी दीपक के बारे में बताया है। वह बिना तेल का और बिना बाती डाले दिन भर जलता रहता है। जैसे ही सुबह सूरज उगता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है और यह जलने से पहले पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है, डूब जाता है। तो आपने देखा ये कौन सा दीपक है? सूरज रूपी दीपक। नवमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्जवल करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। कवि कहते हैं कि वह नवमंडल यानी आसमान का दीपक है, कण कण को उज्जवल करता। जैसे ही सूरज निकलता है, पृथ्वी के प्रत्येक जगह रोशनी फैल जाती है। कण कण यानी हर जगह, उज्जवल यानी प्रकाश फैलना। तो हमने देखा जैसे ही सूरज उदित होता है, पृथ्वी के हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका है। सूरज किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। आपने देखा हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब, सूरज अपनी रोशनी सबके ऊपर एक जैसी फैलाता है, एक जैसी रोशनी सभी को देता है और सबके अंधकार को यानी अंधेरे को हरता है यानी दूर करता है।
से अपनी नित नया सवेरा लाता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। सूरज की जो चमकीली किरणें हैं, जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती हैं तो रोज नियम से नया सवेरा लेकर आती है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। उसकी जैसे ही चमकीली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारा मन ऊर्जावान हो जाता है और उसका हमारे जीवन से नाता है। कैसे? जैसे ही सूरज निकलेगा हम ऊर्जावान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमारा जीवन से नाता है। मतलब यदि हमें सूर्य का प्रकाश ना मिले तो इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी का सूरज की किरणों से रिश्ता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। जैसे सूरज उदित होता है कमल तालाबों में खिल जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो वे हंस रहे हैं। मन में फूले नहीं समाते मतलब यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत अधिक खुश होना। जैसे ही कमल तालाबों में खिल जाते हैं तो वे बहुत अधिक खुश होते हुए दिखाई देते हैं। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं पक्षी चहचहाने लगते हैं और खुश होकर नाचने और गाने लगते हैं। सुबह के समय आपने देखा होगा जैसे ही सूरज उदित होता है पक्षी खुश होकर नाचते और गाते हैं। तो बच्चों अब मैं इस कविता को पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। नवमंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है। नवमंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। अंधकार सबका हरता है। चमकीली किरणों से अपनी चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है। नित नया सवेरा लाता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। कमल पोखरों में हंसते हैं। कमल पोखरों में हंसते हैं। मन में फूले नहीं समाते। मन में फूले नहीं समाते। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। बच्चों इस कविता को आप अपने घर में पढ़ेंगे और दोहराएंगे। आगे का पद देखेंगे हम। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। कवि कहते हैं कि एक दीपक ऐसा है जो भारत माँ के आंगन में जलता रहता है, जिसके आगे नतमस्तक है, जिसके आगे आसमान का सूरज भी झुकता है। वह कौन सा दीपक है? देखिए, वह
शिक्षा रूपी दीपक जो दिन रात प्रज्वलित होता रहता है। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है, वह है ज्ञान रूपी दीपक। और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समाज के लोगों में अपने ज्ञान को बांटता है और सबके मन में प्रकाश भरता है, उजाला करता है। कैसे? अपने ज्ञान को देकर। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान हो जाता है और हम अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं और सारे संसार में हम अपने ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। तो बच्चों देखा, ये थी हमारी कविता। इसे हम दोहराएंगे। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। वह शिक्षा का एक दीप है, वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, जो दिन रात जला करता है। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। तो ये कविता हमारे कवि लाला जगदलपुरी ने लिखी थी। बच्चों अब हम इसके शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द अर्थ, शब्दार्थ। ढलता अस्त होता, मेरे पीछे दोहराइए। ढलता अस्त होता, सूरज पश्चिम दिशा में ढलता है। कण कण हर जगह, कण कण हर जगह। नित्य रोज, नित्य रोज। पोखर तालाब, पोखर तालाब। ज्ञान शिक्षा जानकारी, ज्ञान शिक्षा जानकारी। नभमंडल आकाश, नभमंडल आकाश आसमान। हरता दूर करता, हरता दूर करता। नाता रिश्ता, नाता रिश्ता। नतमस्तक जिसका सिर झुका हुआ हो, नतमस्तक जिसका सिर झुका हुआ हो। घट घट में मन अंतर, घट घट में मन अंतर। तो बच्चों ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे का देखेंगे कि इन शब्दों के बाद हम चलिए हम अपने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर पर हम आएंगे। प्रश्न उत्तर दीजिए। कविता में कवि ने किन दो दीपों की चर्चा की है? कविता में कवि ने सूरज और शिक्षा रूपी दीपों की चर्चा की है। इस कविता में कवि ने दो दीपों की चर्चा की है, सूरज और शिक्षा रूपी दीपक की। ख सूरज की किरणें क्या लेकर आती हैं? सूरज की किरणें नित्य नया सवेरा लेकर आती हैं। सूरज की किरणें क्या लेकर आती हैं? सूरज की किरणें नित्य नया सवेरा लेकर आती हैं। ग पोखर में कौन हंसता है? पोखर में कमल हंसता है। पोखर में कौन हंसता है? पोखर में कमल हंसता है। लिखित प्रश्न। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी है और आपको उत्तर में उस पंक्ति को पूरा करना है।
दूसरी पंक्ति आएगी, दिन भर एक दिया जलता है। ये हम लिखेंगे तो हमारी ये कविता की पंक्ति पूरी हो जाएगी। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है। हाँ, और दीप जलने से पहले, और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। आंसर आएगा पश्चिम में जाकर ढलता है। गा, नवमंडल का सूरज है वह, नवमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्जवल करता है, कण कण को उज्जवल करता है। आगे देखेंगे, घा, चमकीली किरणों से अपनी, दूसरी लाइन आएगी, नित नया सवेरा लाता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है। अब हम अपने उत्तर लिखिए को देखेंगे। का, कवि ने नभ के दीप की क्या विशेषता बताई है? उत्तर, कवि ने नभ के दीप की विशेषता बताई है कि वह अंधकार को दूर करके संसार में रोशनी फैलाता है। कवि ने नभ के दीप की विशेषता बताई है कि वह अंधकार को दूर करके संसार में रोशनी फैलाता है। ख, सूरज की किरणें निकलने पर पंछी क्या करते हैं? सूरज की किरणें निकलने पर पंछी किरणों से नया जीवन पाकर नाच नाच कर गाते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे ही पंछी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं और नाच नाच कर गाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, भारत माँ के आंगन में कौन सा दीप जलता है? भारत माँ के आंगन में कौन सा दीप जलता है? उत्तर है भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी दीपक जलता है। भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी दीपक जलता है। घा, कवि ने शिक्षा के दीप की क्या विशेषता बताई है? कवि ने शिक्षा के दीप की क्या विशेषता बताई है? कवि ने शिक्षा के दीप की विशेषता बताई है। नंबर 1, वह दिन रात जगकर समाज के लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। नंबर 2, जीवन को सही दिशा देता है। जीवन को सही दिशा देता है। चलिए आगे देखेंगे हम, भाषा 2, दिए गए शब्दों के दो समानार्थक रूप लिखिए। समानार्थक शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। का, दीप, दीपक, दिया। दीप, दीपक, दिया। सूरज, सूर्य, दिनकर। सूरज, सूर्य, दिनकर। पंछी, पक्षी, खग। पंछी, पक्षी, खग। पोखर, तालाब, सरोवर। पोखर, तालाब, सरोवर। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, कविता में आए समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। समान तुक यानी जो कविता में शब्द दिए हैं उनके अंतिम अक्षर एक जैसे सुनाई देते हैं। समान
लय सुनाई देती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, समान तुक वाले शब्द। तो हमें कविता के ही लिखना है बच्चों। पहला है जलता ढलता, जलता ढलता, लाता नाता, लाता नाता, समाते गाते, समाते गाते, करता हरता, करता हरता। तो ये हमने समान तुक वाले शब्द देखे हैं, आप इनको अपने घर में दोहराएंगे। तीसरा, दिए गए विशेषणों के लिए उचित संज्ञा शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर विशेषण शब्द दिए हैं और आपको संज्ञा शब्द उसके बाद लिखना है। चमकीली, तो आंसर है किरणें, चमकीली किरणें। किरणों की क्या विशेषता है, चमकीली। नया सवेरा, नया सवेरा, नव जीवन, नव जीवन, नील गगन, नील गगन। उचित शब्द युग्म छांटकर लिखिए। शब्द युग्म यानी बच्चों समान शब्दों के जोड़, उसके बीच में आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। इस चिन्ह को लगाया जाता है। तो हम देखेंगे, पहला है हमारा धीरे धीरे, धीरे धीरे, घट घट, घट घट, पल पल, पल पल, पशु पक्षी, पशु पक्षी, दिन रात, दिन रात, चहल पहल, चहल पहल। तो बच्चों हमने ये देखा कि आज हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की 2 दीप कविता को सीखा, उसके अर्थ को समझा, उसके शब्दों के अर्थ को देखा, प्रश्नोत्तर देखे और अभ्यास के प्रश्न भी देखे जिसमें हमने शब्द भी सीखे और संज्ञा के लिए उचित विशेषण लगाना सीखा। ये सब हमने आज पढ़ा है और आपका होमवर्क है कि आप अपनी रफ कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को याद करके लिखिए और उसके साथ ही आप सेकंड नंबर पे शब्द युग्म छांटकर आपको लिखना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अगली क्लास में